वेलकम स्टूडेंट्स टू द जर्नी ऑफ लविंग केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने मेटलर्जी चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट किया है, जो कि जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिनरल, ओर, गैंग, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी एंड 3 important questions which are highly conceptual. Number 1, why metals are not found in earth crust as nitrates. Number 2, which metal form which type of ore. And number 3, copper and silver are below hydrogen in electrochemical series, then how they can found as sulfide in earth crust. If they are less reactive, then they should be present in only native form. Then why they are present as sulfide? So this is Vinisha Jain from Ajmer, and today I am going to start second lecture of metallurgy. मेटलर्जी का फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखें, उसके बाद ही आपको सेकंड लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटलर्जी के 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था। 5 स्टेप्स में स्टेप 1 था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले ओर को जॉ क्रशर्स में से पास करना है, तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और छोटे छोटे पीसेस को जब आप बॉल मिल में से पास करेंगे तो वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट नोट्स में ऐड करना, बॉल मिल का एक और नाम है स्टैम्प मिल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, किसी के लिए 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, तो हमें सारी आना जरूरी है। तो आप नोट्स में बॉल मिल को और करके स्टैम्प मिल भी ऐड कर लेना। दूसरा स्टेप हमने लिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और आज का पूरा लेक्चर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टॉपिक को ही डेडिकेटेड है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग क्या है, कितने तरीके हैं, और उनमें से एक मेथड को हम कंप्लीटली डिटेल में आज लेंगे, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर्स में हम अगले स्टेप्स को लेते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, वो आपका कंप्लीटेड है, और सेकंड से आप मेरे साथ स्टार्ट करिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज, जिसका नाम हमने क्या रखा था, गैंग और मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया था, सॉइल दिया था, स्टोन्स दिया था, अनवांटेड यूजलेस सिलिकेट्स दिए थे, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज फ्रॉम, कौन सा स्टेप कर चुके हो, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, तो पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का पहले डेफिनेशन लिखिए, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज फ्रॉम पाउडर्ड ओर। विच मैथड विल बी यूज्ड, बहुत सारे मैथड्स हैं। विच मैथड विल बी यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। नंबर 1, नेचर ऑफ ओर। ओर का कैसा नेचर है, क्या ओर वाटर में सॉल्यूबल है, क्या ओर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, क्या ओर ऑयल के साथ फ्रॉथ बना सकता है, क्या ओर किसी पर्टिकुलर रिएजेंट में सॉल्यूबल है, क्या ओर इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्शन फील करता है, क्या ओर के पार्टिकल हैवी हैं या लाइट हैं। अलग अलग इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पर हमने अलग अलग मैथड्स, टेक्निक्स बना रखे हैं। तो ओर का नेचर हमें देखना पड़ेगा। नंबर 2, गैंग का नेचर भी देखना पड़ेगा। सपोज करिए ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर हम मैग्नेट को थोड़ी ना काम में ले सकते हैं सेपरेशन करने के लिए, एक हो एक नहीं हो, तो दोनों का नेचर मैटर करेगा। तीसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और फोर्थ, अवेलेबल फैसिलिटीज।
जो 12th के लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक नोट्स आपके पास हैं, इसी तरह से आपको डिफाइन करना है। अब रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटी तो पिछले लेक्चर्स में से इसमें ऐड कर लें, जिसका नाम अपन ने गैंग रखा है, मैट्रिक्स रखा है, और फिर यहाँ पर आप नाम लिख दें लाइक सॉइल, सैंड, स्टोन्स, सिलिकेट्स, इस तरह से। ठीक है, इतना नोट करिए। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया आपका डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट हो गया विच मेथड विल बी यूज्ड, किस बात पर डिपेंड करेगा। तीसरा लिखिए कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए आप 2 मेथड्स काम में ले सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल मेथड्स एंड नंबर 2 केमिकल मेथड। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैं आपको केमिकल मेथड ही डिटेल में पढ़ाऊंगी, और केमिकल मेथड में एक एक रिएक्शन को लिखने के 3-3, 4-4 तरीके हैं। एक रिफ्रेशर अलग वे में लिख रही है, एक जगह के नोट्स में अलग तरीके से है, एनसीईआरटी में अलग तरीके से है। तो जितनी जितनी तरीके से एक रिएक्शन को लिखा जा सकता है और जितने जितने मेथड्स पॉसिबल हैं वो मैं आपको सब बताऊंगी। और साथ में ये भी कि जेई में आए, नीट में आए तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन बोर्ड में आए तो आपको ये ही लिखना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले एनसीईआरटी का लिखा हुआ लिखोगे तो ही आपको मार्क्स देंगे। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से मार्क करना, बोर्ड में क्या जाएगा और जेई नीट में तो टोटल सारा ही होता है आपका। ठीक है, तो केमिकल मेथड को हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड्स के आप नाम लिख लीजिए, नंबर 1, फिर नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल में लेंगे। हैंड पिकिंग, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, नोट करते जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की काउंटिंग उनके जो मेथड्स हैं उन्हीं से चलेगी। तो नंबर 1 हैंड पिकिंग, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, क्रॉस उसके लिए लगाया है। नंबर 2 लिखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, नंबर 3 लिखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग ही ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। एक एक नाम का मीनिंग देखेंगे कि ये नाम क्यों है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और इसी का एक और नाम लिखिए लेविगेशन। एज आई टोल्ड यू, जितनी टर्म्स हैं सारी टर्म्स आना जरूरी है, तो लेविगेशन। ठीक है, फिजिकल मेथड में यहां पर लिख रही हूं मैं, नंबर 4 लिखिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसी को कई बुक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी लिखती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग अलग नहीं है, सेम है। और नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी में फ्रॉथ फ्लोटेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये मेथड्स गिवन है। ठीक है, और केमिकल मेथड नेक्स्ट अपन लेंगे ही सही। तो फिजिकल मेथड में 3 गिवन है और होते टोटल 5 है। हैंड पिकिंग मेंशन नहीं है और इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड भी बहुत कम बुक्स में गिवन है, लेकिन आप ध्यान रखें ये टोटल 5 मेथड्स फिजिकल हैं और एक है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसीलिए मैंने केमिकल मेथड पहले लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अभी फरवरी 2021 में जो जेई के सारे एग्जाम हुए हैं उनमें इससे क्वेश्चंस आए हैं और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और ये मेटलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल मेथड। ठीक है, तो हेडिंग डालिए केमिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड का ही एक और नाम है लीचिंग। आज हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड का एक और नाम है दैट इज लीचिंग। तो लिखिए, अब सबसे पहले हम कहाँ हैं और हमें क्या चाहिए। तो हमने ओर को पाउडर्ड फॉर्म में बदल लिया था, और हमें अच्छे से याद है कि जब हमने पाउडर्ड फॉर्म में बदला था तो ओर तो पाउडर्ड फॉर्म में बदला ही है, साथ के साथ हमारी इम्प्योरिटीज, गैंग, मैट्रिक्स भी पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ हमें केमिकल मेथड के थ्रू इस ओर को इस गैंग से सेपरेट करना है।
नाउ जैसा कि आप जानते हैं केमिकल मेथड का मतलब ही होता है किसी केमिकल का यूज करना। तो सबसे पहले इस मेथड में एक केमिकल का यूज किया जाएगा। क्या हम सब जानते हैं कि कोई सिस्टम हो और उस पर जो केमिकल अटैक करने के लिए आता है उस केमिकल को हम एक और नाम देते हैं रिएजेंट। तो केमिकल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि हम एक रिएजेंट यूज में लेंगे। और ये जो आपका रिएजेंट है ये इन और पार्टिकल से रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाने वाला है जो नेचर में वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए मैं इसको सॉल्वेंट भी कह सकती हूं, क्योंकि ये रिएजेंट मेरे और को डिसॉल्व करवा के ले जाएगा और पार्टिकल ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, फिर मैं फिल्टर करके इनको अलग कर सकती हूँ। मेथड को समझिए, मेथड क्या है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब क्या है? लीचिंग। केमिकल मेथड का मतलब है एक केमिकल की मदद लेके आपको ओर और गैंग पार्टिकल्स को अलग अलग करना है। तो क्या चाहते हैं आप? आपका केमिकल गैंग से रिएक्ट करे? नो, मैं चाहती हूं मेरा आने वाला केमिकल ओर से रिएक्ट करे, और से रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाए जो नेचर में वाटर सॉल्यूबल है। तो मेरा जो ओर है वो तो एक वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड में बदल गया, और मेरी जो इम्प्योरिटीज हैं वो अभी भी सॉलिड की सॉलिड स्टेट में है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि फिल्टर अगर मैं कर लूंगी तो ये चीज और ये चीज अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अभी दोनों सॉलिड हैं बच्चों, दोनों पाउडर्ड फॉर्म में, अभी ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो सेपरेट करना है क्योंकि दोनों सॉलिड है, मिक्स हो रखी हैं दोनों। तो मैंने कहा एक केमिकल एक रिएजेंट यूज में ले लेते हैं, वो और से रिएक्शन करके उसको एक सॉल्यूबल कंपाउंड में बदल देगा, और गैंग उससे रिएक्ट नहीं करेगी, तो गैंग सॉलिड की सॉलिड रह जाएगी, और फिर हम उसे फिल्टर करके अलग कर लेंगे। तो जब भी हम कोई मेथड पढ़ते हैं तो हमेशा हमें उसका पहले प्रिंसिपल पढ़ना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल क्या है। तो केमिकल मेथड का प्रिंसिपल क्या हो गया? A suitable. Why we are using the word suitable? कि ऐसा नहीं जो मर्जी पड़ी आप केमिकल लेकर आ गए, नो। आपको और को देखना पड़ेगा, आपको गैंग को देखना पड़ेगा, आपको एक ऐसा रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा जिससे एक रिएक्ट करे और एक ना करे, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। इसीलिए आपने क्या वर्ड काम में लिया है? असुटेबल। असुटेबल केमिकल यू कैन से, रिएजेंट यू कैन से, सॉल्वेंट यू कैन से। केमिकल कंपाउंड है केमिकल, इसलिए रिएजेंट जो अटैक करने आता है उसे रिएजेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट क्योंकि ये और को डिसॉल्व करने वाला है। और को डिसॉल्व करने का मतलब समझें। सपोज करो कि मेरा जो और है, सपोज करिए वो CO2S है, ठीक है, और सपोज करिए कि मेरा जो गैंग है वो SiO2 है, और सपोज करिए मैंने इसमें सॉल्वेंट के तौर पर A डाला। तो बच्चों ध्यान रखो A में CO2S डिसॉल्व नहीं होता है। एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है कि A और CO2S मिलकर रिएक्शन करके एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल है। तो इस तरह से इसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है और ये इससे रिएक्ट नहीं करता, तो ये ऐसा का ऐसा सॉलिड रहता है और छान के अलग कर सकते हैं, इसलिए सॉल्वेंट वर्ड भी दिया है। तो अ सुटेबल केमिकल और रिएजेंट और सॉल्वेंट इज टेकन in which ore is soluble but impurities are not। आया समझ में? A suitable chemical reagent solvent is taken in which ore is soluble but impurities are not। और आप चाहें तो इसे यूं भी कह सकते हैं, in this method suitable reagent is taken with which कौन रिएक्ट करेगा? और रिएक्ट बट इम्प्योरिटी नॉट। क्या फर्क है? नीचे मैंने रिएक्ट वर्ड लिखा है, ऊपर मैंने सॉल्यूबल वर्ड लिखा है, बात तो एक ही है ना।
क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि वो उससे रिएक्ट करके ही उसको एक आयोनिक कंपाउंड में बदलकर उसको वाटर सॉल्युबिलिटी इम्पार्ट करता है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लें कि उस केमिकल में और सॉल्युबल है, इम्प्योरिटी नहीं, चाहे तो आप यूं लिख लें कि उस केमिकल में उस रिएजेंट के साथ और रिएक्ट करता है, इम्प्योरिटीज नहीं। ठीक है, तो नोट करिए प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग और केमिकल मेथड? A suitable chemical or reagent or solvent is taken in which ore is soluble but impurities are not. In this method, suitable reagent is taken with which ore react but impurities not. Then filtration करके आप दोनों को अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस सेपरेशन के दौरान आपने अपने ओर को किसी और में बदल दिया है, क्योंकि आपका ओर उस केमिकल के साथ रिएक्शन करके किसी और में बदल चुका है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब इम्प्योरिटी को अलग करना होता है, ओर को केमिकली बदलना नहीं होता है। इसलिए आपको वापस उस बदले हुए कंपाउंड में से अपने ओर को जनरेट करना पड़ेगा। डेफिनेशन याद कर लीजिए, डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज फ्रॉम ओर। इस दौरान हमें ओर को केमिकली चेंज नहीं करना है, लेकिन केमिकली चेंज तो होगा, क्योंकि उसके हुए बिना वो गैंग से अलग कैसे होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहला स्टेप आप रिएजेंट डालें और उससे रिएक्ट करेगा, किसी नए कंपाउंड में बदलेगा। अब सेकेंड स्टेप आपको उस नए कंपाउंड से अपने ओर को रीजनरेट भी करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर दो स्टेप तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, पहला ओर का किसी में बदलना और फिर जिसमें बदला है उससे ओर को वापस लाना। और इस दौरान कौन अलग हो चुकी होगी? आपकी गैंग जो आपका टारगेट था। ठीक है, तो दो स्टेप्स तो मिनिमम होंगे, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। राइट, प्रिंसिपल लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं ये मेथड कहां पर यूज होता है, लीचिंग। दिस मेथड is used for concentration of number 1 bauxite। बॉक्साइट मैंने आपको उस दिन भी कहा था क्लास में, हम रेड बॉक्साइट लेकर चल रहे हैं अभी, दैट इज Al2O3.2H2O। एंड सेकेंड नेटिव सिल्वर, थर्ड नेटिव गोल्ड। नेटिव बताया था आपको, एलिमेंटल फॉर्म, अनकम्बाइंड फॉर्म। और नंबर 4 Ag2S। सिल्वर का एक और भी होता है, नाम लिख लें, अर्जेंटाइट, या फिर इसी को कह सकते हो आप सिल्वर ग्लेंस, GLANCE, सिल्वर ग्लेंस। ये 4 ओर्स हैं आपके, जिनके कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या मेथड काम में लेते हैं? लीचिंग। क्या मेथड काम में लेते हैं? केमिकल मेथड। ठीक है, तो नंबर 1 हम लोग स्टडी करेंगे लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। बिल्कुल अवेयर हो जाइए, कहीं भी आपका ध्यान डाइवर्ट है मत कीजिए, क्योंकि ये मेटलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात, बहुत सारी बुक्स में रिएक्शंस अलग अलग वे में दे रखी हैं, तो जितने तरीके सिखाऊं नोट करना, बोर्ड के स्टूडेंट हो तो नोट करना, एनसीईआरटी में क्या गिवन है और अदर मेथड्स एक्स्ट्रा क्या है वो भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू सिखाती हूँ। पहले मैं आपको पूरा बॉक्साइट का लीचिंग फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, फिर फ्लो चार्ट से समझाने के बाद 12th बोर्ड के लिए आपको किस तरह से उसको स्टेप्स में बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी के साथ बोर्ड में लिखना है, वो फिर हम स्टेप्स लिखेंगे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, फिर एकदम गुड टर्मिनोलॉजी के साथ में। और फिर साथ साथ में मैं रिएक्शंस बताती जाऊंगी, और जितने जितने तरीके से बुक्स में रिएक्शन गिवन है वो सारे मैं आपको बता दूंगी।
तो पहले आप फ्लो चार्ट सीखिए। फ्लो चार्ट का मतलब एक रफ हम कंसेप्चुअली समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने एसिड डाला तो क्यों डाला, मैंने बेस डाला तो क्यों डाला, पूरा कंसेप्चुअल आपको बताऊंगी। ये नहीं कि ये डाल दो ये हो जाएगा, ये क्यों डाला, ऐसा क्यों किया, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात को नोट करें, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट को ही कहा जाता है बेयर्स प्रोसेस। तो एनसीईआरटी में मेटलर्जी चैप्टर में इन्होंने दे रखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेयर्स प्रोसेस। क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेयर्स प्रोसेस। तो ऑब्वियसली बेयर्स प्रोसेस लीचिंग का मेथड है, लीचिंग का ही नाम है, और लीचिंग का काम होता है इम्प्योरिटी को हटाना। तो बेयर नाम आने से आप ओर का नाम बता दो कि इस ओर में से और ये इम्प्योरिटी है उसको हटाता है। भाई बेयर किसका टाइप है, लीचिंग का ही है, तो लीचिंग का जो बेसिक काम है वही तो ये करेगा, ओर में से गैंग को हटाएगा। अब बेयर नाम है तो ओर भी फिक्स है और गैंग भी फिक्स है, तो लिख दो कि इस ओर में से इस गैंग को हटाना, इसका नाम है बेयर्स प्रोसेस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं फ्लो चार्ट सिखा रही हूं, आप बना लेना साथ में, और फिर स्टेप बाय स्टेप लिखना भी सिखाऊंगी। तो ध्यान दें, Al2O3.2H2O बॉक्साइट है, ठीक है। मैंने आपको बोला हम रेड बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, तो रेड बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज के नाम पर कौन कौन होता है वो सुने। सबसे पहले होता है टाइटेनियम का ऑक्साइड TiO2, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में होती है सिलिका SiO2। अब जब मैंने इस कॉम्पोजिशन को स्टडी किया, एनसीईआरटी में यही कॉम्पोजिशन गिवन है, और कुछ बुक्स कुछ राइटर्स इसमें CaO की प्रेजेंस भी बताते हैं, पर एनसीईआरटी में बोर्ड के लिए आप CaO को ना जोड़ें, और अदर कंपटीशन के लिए ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत CaO भी बताया जाता है, ठीक है। तो मैंने इन चारों कंपाउंड्स को सोचा तो मुझे पता चला कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एक तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कितने हैं, ये जेई और नीट में बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी भी फरवरी में आपको 4 कंपाउंड्स गिवन थे और उसमें से इंटीजर में पूछा था हाउ मेनी आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन है वो लिस्ट आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन में काउंटिंग लगता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेगा बेस से भी। टाइटेनियम डी ब्लॉक की मेटल के ऑक्साइड्स तो हमेशा बेसिक होते हैं। Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, आयरन डी ब्लॉक की मेटल के ऑक्साइड तो हमेशा बेसिक होते हैं। SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड तो हमेशा एसिडिक होता है। तो हम सोचते हैं कि बेयर ने अपने रिएजेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया होगा। क्या हमें ये बात तो अच्छे से याद है कि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, हमें खर्चा मिनिमम चाहिए। तो खर्चा मिनिमम करना हो तो स्टेप्स मिनिमम करो, तो स्टेप तो चाहिए तुम्हें कम से कम और प्रॉफिट चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो अब मुझे बताइए कि मेरे पास ये एम्फोटेरिक का मतलब तो आप जानते हैं ना, एसिडिक भी होना और बेसिक भी होना। तो मेरे पास 3 तो बेसिक हैं और मेरे पास 2 एसिडिक हैं। अब बताओ बेयर अपने प्रोसेस में एसिड को डाले एज अ रिएजेंट या बेस को डाले। अगर बेयर एसिड को एज अ रिएजेंट चूज करेंगे तो एसिड से कौन रिएक्ट करेंगे, जो बेस है, तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, और तीनों रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना के एक साथ हो गए और रह गया ये अकेला, केस 1। और अगर बेयर ने बेस को यूज किया तो बेस से कौन रिएक्ट करता है, जो एसिडिक है, तो ये एसिडिक है और ये एसिडिक है, मतलब 2 तो रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल होंगे और 2 रिएक्ट नहीं करेंगे। अब तुम हिसाब लगा लो कि कौन सा बेनिफिशियल है। अगर तुमने एसिड लिया तो 3 आएंगे और 1 निकलेगा केवल, और अगर तुमने बेस लिया तो 2 आएंगे और 2 निकलेंगे। तो ये ज्यादा फायदा है ना। अगर आपने बेस को काम में लिया तो आपके 2 चीजें आउट हो गई एक ही बार में, जो खुद बेसिक थी, और 2 चीजों ने इससे रिएक्ट किया, तो 2 निकल गए और 2 बचे 4 में से, ठीक है। तो जो बेस बेयर ने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट किया है कॉन्संट्रेटेड NaOH।
जब जेई नीट में ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में डाइल्यूट NaOH भी आता है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH भी आता है। आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यहां पर काम में लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ इस पूरे पाउडर्ड बॉक्साइट ओर की रिएक्शन कराई बेयर ने। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का मतलब NaOH पानी में डिसॉल्व है, पानी कम है, NaOH ज्यादा है। इसमें आपका 35 से 36 बार प्रेशर डिसाइड है, ये ध्यान रखें। कितना प्रेशर डिसाइड है? 35 से 36 बार। और टेम्परेचर डिसाइडेड है 473 से 523 केल्विन। हमने बेस डाला तो जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से जब एल्यूमिना रिएक्ट करेगा Al2O3.2H2O तो बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। और जब सिलिका रिएक्ट करेगी NaOH से तो क्या बनेगा? सोडियम सिलिकेट। रिएक्शन नंबर 2 पर ले रहे हैं, अभी फ्लो चार्ट ले रहे हैं, क्या मिलाया, क्यों मिलाया, कौन अलग हो जाएगा, कौन साथ रहेगा, ये सिखा रही हूं अभी, ठीक है। तो ये आ गया सोडियम एल्यूमिनेट बनके, ये आ गया सोडियम सिलिकेट बनके, और ये दोनों ने रिएक्शन ही नहीं की तो ये अभी भी सॉलिड का सॉलिड है, ये अभी भी सॉलिड का सॉलिड है, और ये चीज एक्वस हो चुकी है, वाटर सॉल्यूबल, ये एक्वस हो चुकी है। नाउ बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट सब जानते हैं मैं क्या करने वाली हूँ? फिल्टर करने वाली हूँ। तो सबको मालूम है फिल्ट्रेशन में आपने नीचे ये फ्लास्क लिया या फिल्टर पेपर लगाया और ये पूरा डाला, तो आपको मालूम है कि जो वाटर सॉल्यूबल चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी। नीचे वाले को क्या नाम देते हैं बच्चों? फिल्ट्रेट। और ऊपर यहाँ फिल्टर पेपर पर कौन इकट्ठे हो जाएंगे? जो डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो मुझे बताइए दो पार्टीशन आपके हो गए नहीं हो गए? TiO2 और Fe2O3 रेजिड्यू वर्ड बोला जाता है, ठीक है, रेजिड्यू जो ऊपर इकट्ठा हो जाता है। और दो चीजें आपकी फिल्ट्रेट में आ चुकी हैं। कौन कौन आ चुकी हैं? इसको 1 बोल रही हूं, इसको 2, तो 1 और 2 आपकी फिल्ट्रेट में आ चुकी है। बोलिए मेथड समझ आ रहा है? ये तो बुक्स में लिखा है ये डालो ये डालो, लेकिन क्यों डालो? तो सबसे पहले हमने क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्यों डाला? बेसिक है, बेसिक है तो किन से रिएक्ट करेगा? जो जो एसिडिक है। कितने एसिडिक है? केवल 2, 4 में से 2 एसिडिक है, तो 2 के साथ रिएक्शन हुई और 2 के साथ नहीं हुई। 2 के साथ हुई तो सोडियम सिलिकेट, मिलते जुलते नाम में याद करिए, सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो गया, और 2 आपके रेजिड्यू बन के फिल्ट्रेशन से अलग हो गए। मतलब 2 तो अलग हुए, कम से कम 2 अब साथ चल रहे हैं। कौन कौन 2 साथ चल रहे हैं? सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। तो फ्लो चार्ट आप बनाते जा रहे हैं, कंसेप्ट आपके सामने आते जा रहे हैं। कोई वाइवा में आपसे पूछे, आपसे कहीं भी जेई नीट में असर्शन रीजन में पूछा जाए कुछ भी, तो आप डीपली हर चीज को समझा सकते हैं। ये कंडीशंस मैंने वो दी हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी को ही मेन बेस रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे ये दोनों अलग हो चुके हैं, ये तो छान के अलग कर दिए। अब 2 चीजें मेरे पास चल रही हैं, तो आप इससे नीचे बनाना है ना, मैं ऊपर ले रही हूँ, आप इसके नीचे कंटिन्यू करना। तो मेरे पास सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर आ चुका है। सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर मेरे पास आ चुका है, और मेरे को तो क्या चाहिए? Al2O3.2H2O, क्योंकि मेरा तो टारगेट बॉक्साइट है। मुझे तो सिर्फ इंप्योरिटीज को हटाना है, क्योंकि वही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। और मैं देख पा रही हूं कि मेरा जो Al2O3 था वो भी सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। बेयर ने सोचा कि ये 2 कंपाउंड्स हैं, सोडियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट, इसके अंदर है एल्यूमिनियम जिसका नेचर है एम्फोटेरिक, जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, और इसके अंदर है सिलिकॉन नॉन मेटल जो एसिडिक है। अब बताइए क्या वो दोबारा बेस लाएंगे? अगर वो दोबारा बेस लाएंगे तो ये भी एसिड है, ये भी, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब 2 तुम्हारे पास है, फिर दोनों को साथ लेके चलना चाहते हो, तो चाहते क्या हो? दोनों को वापस साथ लेना चाहते हो, तो अभी है ना साथ, फिर क्यों रिएक्शन करा रहे हो? हमें तो सेपरेशन करना है। तो सेपरेशन करना है तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है, इस बात का फायदा उठाइए। तो अब आप वापस से मिलाइए एसिड, और वो एसिड के लिए आपको एसिडिक मीडियम करने के लिए, आपको पीएच को डिक्रीज करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक सीबीएसई एनसीईआरटी में गिवन है, एक नहीं है, तुम्हें दोनों आने चाहिए।
पीएच को डिक्रीज करने का पहला रास्ता है तुम इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दो, डाइल्यूशन कर दो। और दूसरा रास्ता है तुम कोई एसिडिक कंपाउंड मिला दो, और वो एसिडिक कंपाउंड बेयर ने मिलाया है CO2। एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, यही वाला गिवन है। कंपटीशन में तुम्हें दोनों आने चाहिए, बोर्ड में तुम्हें यही वाला लिखना है। क्या कहा मैंने कि मेरे पास सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर आ चुका था, मुझे इन दोनों को अलग अलग करना था। एक एम्फोटेरिक है, एक एसिडिक है, किसको प्रेफर करूंगी मैं? एसिड को, क्योंकि एसिड से बेसिक चीज रिएक्ट करेगी। मतलब जो मैं एसिड डालने वाली हूं उससे सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट करेगा पर सिलिकेट नहीं करेगा। एक रास्ता है आप डाइल्यूशन कर दें, और दूसरा रास्ता है कि आप उसमें कोई एसिडिक कंपाउंड मिला दें, CO2 गैस। तो जैसे ही आपने इस मिक्सचर में CO2 गैस पास की, उस CO2 ने एसिडिक होने के कारण जो बेसिक नेचर रखता था उससे रिएक्शन करके Al2O3.XH2O का व्हाइट कलर का PPT बनाया। देखो बच्चों, अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी दोनों सॉल्यूबल हैं, सोडियम सिलिकेट भी सॉल्यूबल है और सोडियम एल्यूमिनेट भी सॉल्यूबल है। अब दोनों सॉल्यूबल को सेपरेट करने का तो एक ही तरीका है ना कि एक का PPT बना लो। और पहले चारों सॉलिड थे मेरे पास, तो मेरे पास रास्ता था दो को वाटर सॉल्यूबल बना लो, छान के दो अलग कर दूंगी। अब मेरे पास दोनों सॉल्यूबल हैं, तो अब मैंने जो CO2 गैस डाली उसने सोडियम एल्यूमिनेट के साथ तो ये बनाया जिसका व्हाइट कलर का PPT है। एनसीईआरटी में इसे ऐसे लिखा गया है, और इसी को आप ALOH होल थ्राइस भी कह सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले स्टूडेंट इसे ये लिखेंगे हाइड्रेटेड एल्यूमिना। Al2O3 का नाम जानते हो ना, एल्यूमिना, और वाटर जुड़ा हुआ है तो वर्ड क्या आएगा? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। और रिफ्रेशर्स में जनरली ये ऐसे लिखा है और एनसीईआरटी में ये ऐसे लिखा है। और हुआ क्या कि ये चीज तो एसिडिक ही थी, तो इसने CO2 से रिएक्शन ही नहीं की, मतलब ये तो सॉल्यूबल का सॉल्यूबल ही रहा। मतलब सोडियम सिलिकेट तो एक्वस का एक्वस ही रहा, और जो सोडियम एल्यूमिनेट था उसने CO2 के साथ मिलकर एक PPT बना लिया। कितने बच्चे समझ गए? मैं फिर फिल्टर कर लूंगी। जैसे ही मैं फिल्टर करूंगी, इस बार फिल्ट्रेट में कौन चला जाएगा? जो सॉल्यूबल पार्ट है सोडियम सिलिकेट, और रेजिड्यू में PPT में मेरे पास कौन आ जाएगा? Al2O3.XH2O। कुछ लग रहा है आपको बॉक्साइट मिलने वाला है वापस? आप याद करिए, आप लेकर चले थे Al2O3.2H2O के साथ सिलिका था, TiO2 था और Fe2O3 था। आप याद करिए, जब पहले स्टेप में आपने NaOH मिलाया तो ये दो अलग हो गए, उसके बाद ये दोनों साथ आ गए थे, उसके बाद आपने CO2 गैस जो पास की उसमें ये सॉल्यूबल रह गया और ये PPT बनाकर अलग हो गया। और PPT में देखिए वही कॉम्पोजिशन आ रहा है Al2O3.XH, Al2O3, Al2O3। पानी भी तो हटाना है, वो भी तो इम्प्योरिटी माना जाएगा। मुझे तो एल्यूमिनियम चाहिए, उसके लिए मुझे Al2O3 चाहिए, तो वाटर, सिलिका, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड सब हट जाने चाहिए। ये आ चुका है, आई थिंक अब तो सबको क्लियर है। मेरे ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर जब छाना मैंने तो सोडियम सिलिकेट तो नीचे चला गया, और ऊपर मेरे पास क्या आ गया? Al2O3.XH2O। अब जब भी बच्चों तुम्हें कभी PPT मिले तो PPT के लिए पहले तो तुम फिल्टर करते हो, तब वो फिल्टर करने के बाद वो ऊपर फनल पर फिल्टर पेपर पर होता है, तो आप मान के चलिए उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी जरूर स्टिक हुई हुई होगी। तो हमेशा फिल्टर करने के बाद PPT को वॉश करना चाहिए। तो वॉश जब तुम पानी डालोगे ना, तो इसके साथ जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज स्टिक है वो सारी नीचे निकल जाएगी। तो क्या मानते हो? वाटर खुद एज ए इम्प्योरिटी उसके साथ आ गया क्योंकि आपने पानी से वॉश किया है। तो इसके बाद उसे करना चाहिए आपको ड्राई। ड्राई करने का मतलब फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के बीच में दबा दो, तो फिल्टर पेपर उसका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाद में उसको करना है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब 1470 केल्विन, इतने हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करना है। तो ये जो .H2O है ये उड़ जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? Al2O3, और बाहर निकल जाएगा पानी, और इस तरह से मुझे मिल जाएगा प्योर एल्यूमिना। कहाँ थी मैं? यहाँ। और कहाँ पहुंच गए हम? देखिए यहाँ हमारे पास Al2O3 के साथ वाटर था,
सिलिका था, टाइटेनियम ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड था। आप देख सकते हैं बेयर ने स्टेप बाय स्टेप करके सारी इम्प्योरिटी हटा दी और लास्ट में उनको क्या मिल चुका है, प्योर एल्यूमिना। तो जब सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज के अंदर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेयर्स प्रोसेस, तो आप क्या लिखेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ बेयर्स प्रोसेस टू गेट is to get pure alumina from bauxite by removing the impurities of water, SiO2, TiO2 and Fe2O3. क्या बोला मैंने आंसर, what is the significance of Bayer's process? Bayer process is used to get pure alumina from bauxite by removing the impurities of Fe2O3, TiO2, SiO2 and water. सब कुछ हट चुका है और हमें क्या मिल चुका है, प्योर एल्यूमिना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें सीबीएसई बोर्ड वाले, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेयर्स प्रोसेस, इट इज यूज्ड टू गेट, मिल जाए क्या, प्योर एल्यूमिना, प्योर Al2O3, किससे, फ्रॉम बॉक्साइट, ब्रैकेट में लिख देना रेड, फ्रॉम बॉक्साइट, कैसे, बाय रिमूविंग impurity of, by removing impurity of TiO2, SiO2, Fe2O3 and water. क्लियर है सबको? ये मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया। फ्लो चार्ट में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेयर ने पहले बेस क्यों यूज किया, बाद में उन्होंने एसिड क्यों यूज किया। क्या आपने देखा लीचिंग और केमिकल मेथड में क्या होता है, लीचिंग और केमिकल मेथड में पहले एक केमिकल को मिलाकर और को वाटर सॉल्युबल में बदला जाता है, इम्प्योरिटी सॉलिड रह जाती है, उन्हें छान के अलग कर दिया जाता है। अब मान लो एक इम्प्योरिटी उसके साथ आ गई, जैसे इस केस में था, तो फिर दूसरा रिएजेंट यूज करके आपको जो चाहिए उसे पीपीटी बना के अलग कर लिया जाता है और फिर उसको छान के अलग कर लेते हैं और फिर जो भी मेथड है उससे आपको ओरिजिनल कंपाउंड को वापस गेन करना है। तो मैं यहाँ पर रफ में फ्लो चार्ट लिखूं और यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के लिए सिस्टमैटिक थ्योरी लिखना सिखाऊंगी कैसे करना है, और इस बार हम रिएक्शंस भी लिखेंगे। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें 12th बोर्ड में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और सबके फेजेस जरूर लिखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। आपको कोई कितना भी कहे बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने का एक अलग ही इंप्रेशन होता है, तो हमेशा आपको कोशिश करनी है, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही लर्न करनी है। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम बैलेंसिंग कैसे याद करें, और एग्जाम में कई बार करते हैं तो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो एक ट्रिक मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि अगर आपकी एक रिएक्शन है, आपने उसे रफ कॉपी में बैलेंस किया, तो उस रिएक्शन का सबसे बड़ा जो एक कोफिशिएंट है, जो आपने प्रैक्टिस के दौरान देखा कि बड़ी मुश्किल से सेट हुआ, उस एक कोफिशिएंट को आप लर्न कर लो। तो एक कोफिशिएंट एक रिएक्शन का तुम लर्न करोगे तो उसके सहारे तुम बाकी पूरी रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। पूरी रिएक्शन तो हम बोर्ड के लिए नहीं छोड़ सकते हैं बच्चों, वहां नहीं हो पाता है। तो पहले मैं फ्लो चार्ट बना दूं रफली। मेरे पास बॉक्साइट था, उसमें ये सारी इम्प्योरिटीज थी, ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरे लिए रिएक्शन लिखना आसान हो। सबसे पहले मैंने NaOH डाला कॉन्सेंट्रेटेड, तो मेरे पास सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट आ गया, राइट। उसके बाद मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की। एक और ऑप्शन होता है डाइल्यूशन का, जो एनसीईआरटी में नहीं है। इससे मुझे Al2O3.XH2O का पीपीटी मिल गया और फिर मैंने अच्छे टेम्परेचर पर हीट किया तो मुझे Al2O3 मिल गया। ठीक है, ये फ्लो चार्ट रेडी है। अब अपन लिखना सीख रहे हैं। सपोज आपको कोई कहता है बेयर्स प्रोसेस के स्टेप्स बताइए, तो आप बेयर्स प्रोसेस को ब्यूटीफुली आप कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। स्टेप 1, मेरे पास बॉक्साइट और था ह्यूज लम्प्स के फॉर्म में, और सबसे पहले मैंने उसे पाउडर्ड फॉर्म में बदला है, उसके बाद मैंने बेयर्स प्रोसेस लगाया है। तो सबसे पहले पाउडर्ड ओर, क्या मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छे प्रेशर और टेम्परेचर पर मैं इस पाउडर्ड ओर की रिएक्शन NaOH से कराऊंगी। जब आप किसी कंपाउंड को बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी के साथ हीट करते हैं तो उसे डाइजेशन कहा जाता है। तो पाउडर्ड ओर
पाउडर डोर का फॉर्मूला लिख देते हैं, Al2O3.2H2O हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ TiO2, SiO2 and Fe2O3 is digested with, जैसे कि मैंने आपको कहा अपने ओन वर्ड्स में और सिंपल वर्ड्स में बोर्ड में मजा नहीं आएगा बच्चों, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी को जाने दीजिए, सारा का सारा मैसेज शॉर्ट एंड स्वीट लिखकर जाने दीजिए। तो देखो पाउडर डोर में मैंने क्या दिखा दिया, करके आ गई हूँ, पाउडर डोर और दिखा दिया, इम्प्योरिटी दिखा दी। हाई प्रेशर टेम्परेचर पर किसी के साथ हीट करना, डाइजेशन, मैं डाइजेशन कर रही हूँ इसलिए डाइजेस्टेड विथ, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। किस प्रेशर और टेम्परेचर पर हम ये काम कर रहे हैं, एट 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 35 to 36 बार प्रेशर। देख रहे हैं आप मैं किस तरह से लिख रही हूँ, पाउडर्ड और having this is digested with concentrated NaOH at this pressure and this temperature। दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, ड्यू टू दिस सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म्स, ड्यू टू दिस, एक बार और एंटर कराइए, सोल्यूबल, ड्यू टू दिस सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म्स, लीविंग बिहाइंड, किसको छोड़ गई पीछे, लीविंग बिहाइंड TiO2 एंड Fe2O3। समझ आ रहा है कैसे लिखना है, ड्यू टू दिस सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म, मैंने कहा दो रिएक्शंस होंगी, दोनों सॉल्युबल कंपाउंड्स बनेंगे, लीविंग बिहाइंड और पीछे किसको छोड़कर चले गए, TiO2 एंड Fe2O3। अब जिस की रिएक्शन हुई है तो वो आपको दिखानी है, केवल स्टेप्स नहीं लिखने, अब रिएक्शंस लिखने की बारी है। अब रिएक्शन में कैसे लिखूंगी, तीन तरीके से लिखूंगी मैं, बोर्ड वाली जो है वो बोर्ड लिखकर आप टिक कर लेना। देखिए बॉक्साइट था, समझना मैं कैसे लिख रही हूं, बॉक्साइट था और है पाउडर्ड सॉलिड स्टेट में, NaOH से रिएक्शन कराई, पानी में डिसॉल्व कर रखा है, एक्वस है और पानी में डिसॉल्व कर रखा है, तो वाटर भी रिएक्शन में हिस्सा लेगा। सारी कंडीशन डाल दी, ठीक है, टेम्परेचर 473 से 523 केल्विन। ये जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट का जो फॉर्मूला है वो लिखिए NaAlOH होल 4, और जैसा कि मैंने आपको कहा ये वाटर सॉल्यूबल है तो इसके नीचे फेज लिखिए एक्वस। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, तो अगर मैं 2 लगाऊं NaOH के आगे, Al2 है ना, मुझे यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, तो Al2, तो यहां मैंने 2 लगाया तो Na भी 2 हो गए, 2 लगाया। अब आप चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है क्या, Na 2 हो गए, Al आपके 2 हो गए, ठीक है। अब अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए 4 × 2 8 हो रखी है यहाँ पर देखिए 2, ये यहाँ पर है 3, ये यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर है 1, 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए, यहाँ पर है 4 2 8, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ है, देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी वाली ये नहीं है, एनसीईआरटी में नेक्स्ट वाला मेथड है कि जब आप इतने प्रेशर और टेम्परेचर पर इसे हीट कर रहे हो तो ये जो डॉट वाला वाटर है ये एसोसिएटेड नहीं रहेगा, और ये डॉट वाला वाटर आप सेपरेट करके लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है Al2O3 सॉलिड, इतना प्रेशर टेम्परेचर देने से ये पानी निकल चुका है, तो 2 NaOH एक्वस प्लस ये 2 वाटर और ये 1 वाटर मिलाकर आप यहाँ 3 वाटर लिख देंगे, ये लिक्विड। तो इसे याद करना बड़ा आसान है, 1 2 3 कोफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है 1 2 3, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर वापस लिख देना, और ये आ गया 2 और फिर आपका कॉम्प्लेक्स आ गया NaAlOH होल 4,
एक्वस, ये दूसरा, ये आप नोट कर लेना, ये बोर्ड में जाएगा, एनसीईआरटी में ये गिवन है। तीसरा अगर आप कुछ रिफ्रेशर्स देखो तो वहां पर ये दे रखा है Al2O3 सॉलिड प्लस 2NaOH एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड, ये पार्ट तो सेम दे रखा है, लेकिन ये जो आपने NaOH होल 4 लिखा है, इसको ये 2 तो आएगा, इसको ओपन कर रखा है और इसको ले रखा है NaAlO2 डॉट 2H2O, और इसमें ये वाला जो पार्ट है वो एक्वस है, ये वाला पार्ट लिक्विड है। आप चेक कर लीजिए, NaAlOH होल 4 को खोलेंगे तो NaAlO2 डॉट 2H2 आ जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा। देख लीजिए Na1Al1, O आपके 4 है 2 और 2, H आपके 4 है, ये रे 4। ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को, ये ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि कुछ बुक्स तो लिखती हैं सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और कुछ बुक्स लिखती हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है। आज मैं आपको ये भी क्वेश्चन करा देती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रेड लाइन के ऊपर अलग से बॉक्स बना लीजिए, वहां पर लिखिए सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। 11th का अगर आपको पी ब्लॉक चैप्टर याद है तो वहां पर एनसीईआरटी ने NaAlO2 को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, बात सुनना मेरी। और 12th का अगर मेटलर्जी चैप्टर देखें तो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी है उसने NaAlOH होल 4 को सोडियम एल्यूमिनेट लिख रखा है, और ये बच्चों उल्टा कर रखा है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सोडियम एल्यूमिनेट ये जो कंपाउंड है ये तो है आपका NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट होता है NaAlO2। इसमें व्हाइट कलर का ये कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो मैंने फॉर्मूला अभी बना रखा है वो एनहाइड्रस का है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इसका एक नेचर है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। आई होप यू नो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जिसमें वाटर के लिए अट्रैक्शन होता है, वाटर के लिए अफिनिटी होती है। तो जैसे ही NaAlO2 को मौका मिलता है, पानी प्रेजेंट होता है, तो वो 2 वाटर के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, और 2 वाटर के साथ एसोसिएट होने पर उसका फॉर्मूला होता है NaAlOH होल 4, और इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इवन लिटरेचर में मेटा वर्ड का मीनिंग भी गिवन है कि मेटा का मतलब है फ्यू, मतलब एक मोल में सिर्फ 2 मोल वाटर एसोसिएट हुआ है, फ्यू, तो इस तरह से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आप जानते हैं मेटा के बहुत मीनिंग है, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 1 और 3 बेंजीन रिंग पर होता है तो मेटा कहते हैं। अपन ऑक्सो एसिड्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो किसी एक मॉलिक्यूल में से ही जब वाटर निकलता है तो मेटा प्रीफिक्स लगाया जाता है। देयर आर सो मेनी मीनिंग्स ऑफ मेटा। यहां पर मेटा का मतलब है फ्यू। तो बच्चों एक्चुअल तो यही है, लेकिन ठीक है जब भी ये बनता है तो ये वाटर वाले मीडियम में ही बनता है, तो ठीक है आप सोडियम एल्यूमिनेट बोल दो या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोल दो, एक ही बात है, लेकिन यू शुड नो द डिफरेंस। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का नाम है और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOH होल 4 का नाम है। ये तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इस वाले को बनाया है और नाम सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने ये वाला बनाया है और नाम सोडियम एल्यूमिनेट रखा है, जबकि ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, तो ये आप बॉक्स में नोट कर लें। कोई आपसे वाइवा में पूछे कहीं भी, यू शुड नो सोडियम एल्यूमिनेट एनहाइड्रस फॉर्म का नाम है और हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण वाटर ही तुरंत ले लेता है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड है। ठीक है, नोट करिए आप लोग। ठीक है,
तो बॉक्साइट को साथ रखा NaOH के साथ, वाटर के साथ। दूसरे मेथड में ये 2 वाटर अलग कर दिए, इस वाटर के साथ जोड़ दिया, 3 वाटर कर दिए। और तीसरे मेथड में इसको तोड़ दिया और इसके ये फॉर्म्स बना दिए। ठीक है, क्या कहा था अपन ने कि Al2O3 भी रिएक्शन करेगा और सिलिका भी करेगा। तो सिलिका की भी रिएक्शन दिखा देते हैं, क्योंकि सिलिका भी करके क्या बना रहा है, सोडियम सिलिकेट। तो दो ने की, दो ने नहीं की, तो ये पहले की रिएक्शन 3 तरह से दिखाई जाती है, वो बताया है बच्चों मैंने आपको। बोर्ड में ये लिखनी है, बाकी ये भी प्रोडक्ट्स बने हुए आ सकते हैं, तुम्हें याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। अब इसी के साथ दूसरा लिखिए, सिमिलरली SiO2 react with NaOH to form sodium silicate। उसकी भी रिएक्शन डालेंगे। NaOH के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, SiO2। क्या बनाना है, सोडियम सिलिकेट, दिस इज Na2, SiO3 सोडियम सिलिकेट, और साथ में बनेगा H2। बैलेंस कर लेते हैं, Na2 2 लगाया, Si1 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, और हाइड्रोजन 2 हो गया। SiO2 के साथ लिखिए सॉलिड, NaOH के साथ लिखिए एक्वस, Na2 SiO3 भी वाटर सॉल्यूबल है, एक्वस, और वाटर के साथ लिखिए। ठीक है, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, एक एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इस तरह से क्या फॉर्म हो गया, सोडियम सिलिकेट, ये भी वाटर सॉल्यूबल है, और सोडियम एल्यूमिनेट वो भी वाटर सॉल्यूबल। ये स्टेप 1 अपना चल रहा था। पहले अपन ने थ्योरी लिखी, पाउडर्ड ओर इज डाइजेस्टेड विथ concentrated NaOH at this pressure and this temperature। सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूबल हो गए, और TiO2 और Fe2O3 रेजिड्यू बनकर रह गए, लीविंग बिहाइंड। ठीक है, अब अपन लिखेंगे स्टेप 2। बेयर्स प्रोसेस का आप लिख रहे हैं स्टेप 2। द सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, सही है ना, फिल्टर तो हो चुका है ना, लीविंग बिहाइंड लिखा हुआ था ना। द सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट इज फिल्टर्ड। ठीक है, क्या कर दिया उसका मैंने, फिल्ट्रेशन कर दिया। फिल्ट्रेशन करते ही क्या हुआ, सो TiO2 and Fe2O3 forms residue, रेजिड्यू बनके वो दोनों अलग हो गए। ठीक है, नाउ pH of this solution, this मतलब विच सॉल्यूशन, ये रहा। ठीक है, pH of this solution is decreased by 2 methods हैं, either dilution, एक ये रास्ता है, ये NCERT में गिवन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, either dilution or by passing CO2 gas। Why CO2 is selected, क्योंकि CO2 एसिड है, और एसिड को मिलाओगे तो मीडियम एसिडिक होगा, pH कम ही होगा। Now pH of this solution is decreased by either dilution or by passing CO2 gas। दोनों के रिएक्शन लिखते हैं। क्या बना हुआ है मेरे पास, NaAlOH होल 4 एक्वस था, डाइल्यूशन कराया, डाइल्यूशन बहुत सारा आपने इसमें सिस्टम में वाटर मिला दिया। अब बेसिक था, एम्फोटेरिक था, और डाइल्यूशन करते जा रहे हो, पानी मिलाते जा रहे हो, तो पानी मिलाने से यहाँ पर 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे, AlOH होल थ्राइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके 2 फॉर्मूले हैं, AlOH होल थ्राइस भी लिख सकते हो और Al2O3.XH2O भी लिख सकते हो। AlOH होल थ्राइस जिसका वाइट जिलेटिनस पीपीटी होता है, मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर जेईई और नीट में कोई वर्ड प्रॉब्लम आए और उसमें वाइट जिलेटिनस पीपीटी वर्ड आ जाए
और आपसे कहे कि मेटल को ढूंढो, उसने 5, 6, 7 कितने भी लाइन की वर्ड प्रॉब्लम बना रखी हो, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी अगर आता है तो वो मेटल एल्यूमिनियम के अलावा और कोई नहीं हो सकती है। श्योर है कि उस क्वेश्चन में मेटल एल्यूमिनियम ही होगी और वो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी AlOH होल थ्राइस का ही होगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। AlOH होल 4 और वहां NaOH, अगर यहाँ मैं 2 लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ 2 लगाया तो Al भी मेरे पास 2 हो गए और Na भी मेरे पास 2 हो गए। NaOH के साथ एक्वस लिखो, AlOH होल थ्राइस पीपीटी है, इसके साथ सॉलिड लिखो और ये एक्वस है। अब चेक करते हैं, Na2 एल्यूमिनियम 2। नाउ ऑक्सीजन देखते हैं, 4 × 2 8, यहाँ पर देखिए 3 × 2 6 और 2 8। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करिए, 4 × 2 8, यहाँ पर देखिए 3 2 और ये 8। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ये भी एक मेथड होता है, ये हमें याद होना चाहिए। दूसरा जो हमारी बुक में गिवन है दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट था, एक्चुअली में तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, सोडियम एल्यूमिनेट था, इसमें CO2 गैस को पास किया। CO2 गैस को पास करने से Al2O3.XH2O, मतलब इसी कंपाउंड को ऐसे लिखा जा रहा है, इसी कंपाउंड को एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, Al2O3.XH2O का व्हाइट कलर का पीपीटी बना, सेम कंपाउंड है बच्चों, और प्लस Na बेसिक और CO2 एसिडिक का मिल करके जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaHCO3। NaHCO3 अगेन एक्वस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, पीपीटी है, CO2 आपकी गैस हो गई और ये कंपाउंड आपका सॉल्यूबल था ही था। यहाँ Na के आगे 2 है, यहाँ आपको 2 लगाना है। ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पर मैं आपको एक नया पॉइंट बता रही हूं, नया प्रोसीजर यहाँ लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड सीडिंग। सीडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी के क्रिस्टल बनाने के लिए उसी के फ्रेश क्रिस्टल्स को बीकर में मिला देना, मतलब एक तरह से किसी के क्रिस्टलाइजेशन को, किसी के प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करना। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो होता है। तो AlOH होल थ्राइस दिमाग में बैठ गया ना आपके, Al2O3.XH2O ही AlOH होल थ्राइस है, पर एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने ये वाला लिखा है, किसी के क्रिस्टल्स का बनना, पीपीटी का बनना अगर स्लो है तो उसके क्रिस्टल्स को बनाने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए उसी के फ्रेश क्रिस्टल्स को उस बीकर में मिला देना। तो यहां पर एरो पर आपको Al2O3.XH2O को लिखना है, आपको सीडिंग करना पड़ेगा। सीडिंग मतलब उसको बनाने के लिए उसको ही मिला देना। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या होता है, तो बुक्स में लिखा है कि ये जो आपने मिला ये एक तरह से न्यूक्लियस का काम करेंगे, सारे जो नए क्रिस्टल बनेंगे ये इसके चारों तरफ, तो इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन की रेट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो सीडिंग, अभी अपन एक और मेथड लिख लें, एक और तरह से इस रिएक्शन को लिख लें, फिर मैं सीडिंग का मीनिंग आपको लिखवाती हूँ। एरो पर ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अब इसी बुक को इसी रिएक्शन को कुछ रिफ्रेशर्स ने कैसे लिखा है देखिए, 2NaAlOH होल 4 आपका था, ठीक है, CO2 गैस भी आपने पास कर दी, ठीक है, Al2O3.XH2O भी मिलाया, ठीक है, Al2O3.XH2O भी बन गया, ठीक है, लेकिन यहां पर जो कंडीशंस हैं उसमें बना हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज भी हो सकता है। तो आप लोग 11th के एस ब्लॉक में रिएक्शन पढ़कर आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, CO2 बनाता है और वाटर बनाता है। तो कुछ रिफ्रेशर्स ने यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट बना रखा है, साथ में वाटर बना रखा है। अब CO2 यहाँ जो निकलेगी वो कम है क्योंकि यहाँ तो यूज हो रही है ना, तो वो नेट CO2 बैलेंसिंग के बाद इधर ही ज्यादा आ जाएगी। तो कुछ बुक्स इस तरह से भी इस रिएक्शन को लिख रही हैं, आप बात को समझें।
तो ये सेकेंड रिएक्शन भी देखिए 3 तरह से लिखी जाती है, और इसमें से ये वाला जो फॉर्मेट है वो एनसीईआरटी में गिवन है, और बाकी के 2 भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको वाइट जिलेटिनस पीपीटी क्रिस्टल्स मिल चुके हैं किसके, Al2O3.XH2O के, ठीक है। Na2CO3 वाटर सॉल्यूबल है, एक्वस लिख लें, वाटर की फेज आप लिक्विड लिख लें, ये पीपीटी है, इसकी फेज आप सॉलिड लिख लें, CO2 गैस। बैलेंसिंग चेक करते हैं। Al आपके 2 हैं, Al आपके 2 हैं, Na2 हैं, ठीक है, कार्बन आपकी 1 है, 1 है, ऑक्सीजन चेक करते हैं 4 × 2 8, ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें ये XH2O वाला पैटर्न लिखा हुआ है ना, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना है, एल्यूमिनियम को, सोडियम को और कार्बन को आपको बैलेंस करना है, जो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखिए, इन दिस स्टेप, इसमें आप थोड़ा लिखने में एक चीज का करेक्शन करिए कि इसको जो आप लिख रहे हैं उसमें ये वाला ब्रैकेट हटा दो, NaAlOH4, ये वाला हटा दो, ये स्मॉल ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। हाँ जी, इन दिस स्टेप फ्रेश क्रिस्टल्स ऑफ Al2O3.XH2O, fresh crystals of Al2O3.XH2O is added to induce, बढ़ सके ताकि, to induce crystallization of Al2O3.XH2O itself, खुद का बढ़ाने के लिए खुद को मिलाया। In this step fresh crystals of Al2O3.XH2O are added to induce the crystallization of Al2O3.XH2O. This is called seeding. तो क्वेश्चन आता है इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सीडिंग होता है। अब जैसे हमने तो अभी बेयर्स ही पढ़ा, फिर हम मैक आर्थर पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेंट ऑफ पढ़ेंगे, अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सीडिंग होती है, बेयर्स प्रोसेस में होती है। दिस इज कॉल्ड सीडिंग, ठीक है। अब सीडिंग की प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, सीडिंग की प्रॉपर डेफिनेशन, seeding is done to get क्या, crystals of one substance, किसी के क्रिस्टल्स बनाने के लिए मेथड काम में लिया जाता है। सीडिंग इज डन टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ वन सब्सटेंस, कैसे, बाय एडिंग फ्रेश क्रिस्टल्स of that substance। इसमें एक वर्ड और ऐड करते हैं, crystals of one substance from concentrated solution, क्योंकि जब तक concentrated नहीं होगा आप crystals कैसे निकालोगे। seeding is done to get crystals of one substance from concentrated solution, कैसे, by adding fresh crystals of that substance। Actually fresh crystals forms nuclei, मतलब एक तरह से वो सेंटर बना देते हैं around which new crystals stick, जिसके चारों तरफ फिर नए नए जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो स्टिक कर सकते हैं, around which new crystals can stick। एक तरह से उसने एक सरफेस प्रोवाइड की, अब उसके चारों तरफ आपका क्रिस्टलाइजेशन का काम कंटिन्यू होगा, ठीक है। यहां तक आ गए हमने ये पीपीटी बना लिया। लास्ट स्टेप 3, दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। क्यों फिल्ट्रेशन कर रही हूं, क्योंकि सोडियम सिलिकेट ने तो
रिएक्शन किया ही नहीं CO2 के साथ में, और इसने किया, इसने PPT बना लिया, उसने नहीं बनाया, तो फिल्टर करना पड़ेगा. दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड. सो PPT of AlOH whole thrice is separated क्या छोड़ के, लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या छोड़ गया, सोडियम सिलिकेट. सोडियम सिलिकेट तो वहीं का वहीं रह गया, सॉल्यूबल का सॉल्यूबल, और जब फिल्टर किया तो मुझे AlOH होल थ्राइस PPT के फॉर्म में अलग सेपरेट हुआ मिल गया. ठीक है. नाउ PPT ऑफ Al2O3 डॉट XH2O, आपको मालूम है दोनों लिख सकते हो आप. PPT ऑफ Al2O3 डॉट XH2O इज वॉश्ड. हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आप कभी भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको फनल पर या फिल्टर पेपर पर आपको PPT मिल गया, तो बच्चों ध्यान रखो, जब आप इसे छान रहे हो तो ये जो PPT है इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज स्टिक हो सकती हैं, तो आप इसे वॉश करिए. तो जब आप इसे पानी से वॉश करेंगे तो इसके साथ की सारी इम्प्योरिटीज हट जाएंगी, वॉश्ड. फिर आपको क्या करना है, ड्राई, क्योंकि आपने पानी से वॉश करके पानी को ही एज ए इम्प्योरिटी डाल दिया, तो ड्राई करना है. एंड देन इग्निटेड. इग्निटेड मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, टू गेट, ताकि आपको क्या मिल जाए, प्योर एल्यूमिना. टू गेट प्योर एल्यूमिना. रिएक्शन इज वेरी सिंपल. Al2O3 डॉट XH2O 1470 केल्विन पर हीट किया, Al2O3 प्लस X वाटर बाहर, और ये जो मिला है वो आपको प्योर मिला है. कहाँ से चले थे आप, ये सारी इम्प्योरिटीज थी, और कहाँ पर आ गए आप, Al2O3 प्योर पर. ठीक है. तो ये है आपका पूरा बेयर्स प्रोसेस. अब जो आपके JEE नीट में क्वेश्चन आता है इसका, वो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर बेयर्स प्रोसेस. बेयर्स प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है सारे रिएजेंट का. देखिए आप लोग ध्यान से, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय CO2 और डाइल्यूशन फॉलोड बाय हीटिंग. जनरली ये नहीं आता है, ये कम बुक्स में है, पर ये भी एक मेथड है. तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय, जैसे आपको बोर्ड में लिखना है तो फॉलोड बाय वर्ड को यूज करें. कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय CO2 और डाइल्यूशन, बोर्ड में तो ये जाएगा ही नहीं, फॉलोड बाय हीटिंग एट 1470 केल्विन. तो ये 3 रिएजेंट्स होते हैं जो बेयर्स प्रोसेस में काम में लिए जाते हैं. ठीक है. बेयर्स प्रोसेस सबको क्लियर हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रोसेस है. बॉक्साइट था आपके पास रेड वाला, और उससे आपने प्योर एल्यूमिना बनाया. ठीक है. एक बार फटाफट आपका रिवीजन करा देती हूँ. बॉक्साइट ये था, उसमें TiO2 की इम्प्योरिटी थी, Fe2O3 की थी, सिलिका की थी. सबसे पहले मैंने एज अ रिएजेंट क्या सेलेक्ट किया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. बेस था, बेस ने रिएक्ट नहीं की, एसिड ने की. इसने करके सोडियम सिलिकेट बना लिया, इसने करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया. ठीक है. अब ये दोनों बन चुके हैं, छान लीजिए. जैसे ही आपने फिल्टर करा, TiO2 और Fe2O3 रेजिड्यू PPT बनकर अलग हो गए, और सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट ये दोनों आपके पास आ गए. ठीक है. अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपने CO2 गैस की मदद ली, तो CO2 ने सोडियम एल्यूमिनेट को तो PPT में बदल दिया, और सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन ही नहीं किया, और फिर जो PPT था उसको आपने छान के अलग कर लिया, वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, फिर इग्नाइट करा, तो आपको प्योर Al2O3 मिल गया और XH2 बाहर. ठीक है. तो इस तरह से ये वाला मेथड है आपका लीचिंग, केमिकल मेथड टू कॉन्सेंट्रेट द ओर. और हमने कौन सा मेथड पढ़ा उसमें, बेयर्स. बेयर लीचिंग का ही एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं. बेयर लीचिंग का ही एक एग्जाम्पल है. लीचिंग का मतलब तो किसी भी ओर का केमिकली कॉन्सेंट्रेशन करना, और अगर आप वो कॉन्सेंट्रेशन किसका कर रहे हो, बॉक्साइट का. क्या क्या यूज करके, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय CO2 फॉलोड बाय हीटिंग. तो उस बेयर्स, उसका नाम फिर क्या बन जाता है, उस लीचिंग का नाम फिर क्या बना दिया जाता है, बेयर्स प्रोसेस. तो आज हमने बेयर्स प्रोसेस से सीखा कि किस तरह से हम बॉक्साइट से क्या बना सकते हैं, प्योर एल्यूमिना.
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेटिव सिल्वर और नेटिव गोल्ड और अर्जेंटाइट से सीखेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन किया जाता है। ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पर भी लीचिंग हो रहा है, लेकिन मेटल अलग है, रिएजेंट्स अलग है, साइंटिस्ट अलग है, तो यहाँ पर अलग नाम आएगा। तो जैसे हम पढ़ेंगे, इस प्रोसेस का नाम होता है मैक आर्थर, ठीक है। कुछ तो यहीं पर लिख देते हैं मैक आर्थर प्रोसेस, कुछ लोग लिखते हैं आर्थर साइनाइड प्रोसेस, क्योंकि इसमें साइनाइड काम में आता है। कुछ लोग लिखते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। कुल मिलाकर मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड, ये सारे वर्ड्स हैं। अब किसी का भी कॉम्बिनेशन, मैक आर्थर प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, कुछ बुक्स लिखती हैं केवल साइनाइड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इस तरह से हम इनका करना सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का पहला मेथड सीखा, लीचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया। जितनी तरह से रिएक्शंस पॉसिबल थी मैंने हर तरह से आपको बताई हैं। बैलेंसिंग करना मस्ट है, इस बात का आप ध्यान रखें। फेजेस लिखना मस्ट है, इस बात का ध्यान रखें। सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है उसका ध्यान रखें। पर ये बात ट्रू है कि दोनों को एक दूसरे की जगह आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा वाटर वाले सिस्टम में ही काम करते हैं। और NaAlO2 कहीं लिखा हुआ भी होता है, तो NaLO2 के साथ पक्का है कि साथ में वाटर ही होता है, तो वो अपने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मेक प्रॉपर नोट्स विथ माय लेक्चर्स and definitely one day you will love chemistry. Thank you very much students.